नमस्कार, मैं जनभक्त श्रीओम गौतम और आज वो सुबह आ गई जिसका इंतज़ार भारत के लोगों को, कश्मीर के लोगों को पिछले 70 सालों से था। जी हाँ, 35A और धारा 370 के दो प्रावधान हटने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद आज पहली सुबह थी जब ये धाराएं पूरी तरीके से अब निष्प्रभावी हो गई हैं और भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब लागू हो गए हैं। जी हाँ, आज के बाद आपको जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा कहीं नहीं दिखेगा। आज के बाद जम्मू कश्मीर का जो एक संविधान था वो भी कहीं नज़र नहीं आएगा और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अब समान रूप से भारत का नागरिक है। ये आज सुबह होते ही पूरे देश के लोगों के लिए ये नया संदेश बन गया। कल राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए थे उस विधेयक के ऊपर जिसके द्वारा पुनर्गठन किया गया जम्मू एंड कश्मीर का, और उसी के साथ वो धाराएं पूरी तरीके से निरस्त हो गई और जम्मू कश्मीर के नागरिक अब भारत के अन्य नागरिकों की तरह ही एक नागरिकता वाले हो गए हैं। और वो जो 7 से 8 लाख शरणार्थी के तौर पर भारतीय नागरिक वहाँ रह रहे थे वो भी अब परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं जम्मू कश्मीर के। इसके साथ साथ शुरुआती तौर पर सुरक्षा बलों ने आज करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे आशंका थी कि वो शांति भड़काने का काम कर सकते हैं, शांति भंग करने का काम कर सकते हैं, उपद्रव करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर भारत की दंड संहिता पूरी तरीके से लागू हो गई है और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाइयाँ होंगी जो भारत में होती रही हैं। जिनसे पहले 370 या 35A के पीछे छिप जाया करते थे लोग, लेकिन अब वो नहीं छिप पाएंगे। अब अगर कश्मीर के अंदर कोई व्यक्ति पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा और पुलिस को अधिकार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का। पिछले 3 दिनों से छिटपुट घटनाओं की खबर आ रही थी वहाँ पत्थरबाजी की, लेकिन अब आप देखिए कि वहाँ कोई भी पत्थरबाजी या फिर किसी आतंकवादी के मरने के बाद जनाजे में आपको वहाँ पर हजारों की भीड़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन सभी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलने का डर उन लोगों को सताएगा और देशद्रोह के लिए कोई भी व्यक्ति आतंकवादी के जनाजे में अब नहीं जाएगा। वो सारी बातें वहाँ लागू होंगी जो भारत के अन्य इलाकों में लागू होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर वहाँ पर IAS और IPS को भी अब तबादले के द्वारा या प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति मिलेगी, जो कि डानिक्स कैडर जिसको दिल्ली, अंडमान निकोबार और अन्य यूनियन टेरिटरी में जिससे नियुक्ति होती है वो नियुक्ति वहाँ पर हो सकेगी। इसके लिए 147 IAS के पद स्वीकृत हैं अभी तक और अब उनमें बढ़ोतरी हो सकती है और 137 IPS के पद वहाँ पर थे जिनमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। और दोनों ही राज्यों यानी कि या यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में ये नियुक्त हो सकेंगे, प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे। इसको लेकर DOPT ने ज़रूरी बदलाव करने का संकेत दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख का अब कोई भी संबंध जम्मू कश्मीर के साथ राजनीतिक प्रशासनिक तौर पर नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो सीधे भारत सरकार के नीचे रहेगा, गृह मंत्री के नीचे रहेगा। वहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और कल तक जो राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के अभी वो कार्यवाहक उपराज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। उसके बाद हो सकता है उनका तबादला किया जाए, लेकिन तब तक उन्होंने पूरे पुलिस ऑफिसर्स को, DCP वगैरह को निर्देश दिए हैं कि वो विभिन्न इलाकों में अपनी टीम भेजें और वहाँ लोगों की ज़रूरतों का पता करें कि उनको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान चाहिए तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। NSA अजीत डोभाल भी वहीं डेरा जमाए हुए हैं और उसके साथ साथ एक वो बड़ी वजह भी सामने आ गई है जिसकी वजह से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे 370 और 35A हटने का। दरअसल इन दोनों ही नेताओं ने और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने, और फारूक अब्दुल्ला अपने निजी घर में रहते हैं लेकिन उसके बदले वो किराया लेते हैं सरकार से। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने करोड़ों के बंगले कब्जाए हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास जो बंगले हैं अब उन्हें वापस करने पड़ेंगे और ये पूरे देश में लागू हो गया था।
गुलाम नबी आज़ाद ने हालांकि सरकारी बंगला नहीं कब्जाया हुआ है, लेकिन उन्होंने JNK बैंक का एक गेस्ट हाउस, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस कब्जा रखा है, जिसको वो घर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और JNK बैंक अब चूंकि सीधे तौर पर RBI के अंडर आ जाएगी, इसलिए अब उन्हें भी वो बंगला छोड़ना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती को भी अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला को भी सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा, और फारूक अब्दुल्ला जो बंगले के नाम पर लाखों रुपए किराए के तौर पर वसूल रहे हैं, वो उन्हें अब नहीं मिलेगा। इन बंगलों की कहानी ये है कि 50-50 करोड़ रुपए इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इन बंगलों की साजो सामान बढ़ाने में, उनकी शान बढ़ाने में खर्च किए थे, जो कि सरकारी पैसा था। इन बंगलों में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो भी सिक्योरिटी हो या दूसरे कर्मचारी हो, उनकी सैलरी भी सरकारी खजाने से जाती रही है अब तक। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए थे और अब उनको वो बंगले खाली करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये इतना हल्ला मचा रहे थे। निश्चित तौर पर जो देश का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो किसी भी तरीके से इन लोगों के ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता। और बंगलों की कहानी ये है कि गुलाम मोहम्मद सादिक नाम के एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पोते ने तो उस बंगले से लगी हुई सरकारी खाली ज़मीन को भी बेचकर पैसा कमा लिया था। तो ये हाल है वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका, और ये अब आज के बाद नहीं होगा, ऐसा विश्वास हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान यही कहता है, कानून यही कहता है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि स्टील वर्ल्ड नाम की जो बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, उसके जो मालिक हैं सुशील कपूर, उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी कंपनी का बड़ा प्लांट लगाकर वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए पहल करना चाहते हैं, और इसके लिए अनुरोध करेंगे कि जो ज़रूरी दस्तावेज है, जो प्रक्रिया है, वो उन्हें बताई जाए, जिससे वो वहाँ पर प्लांट लगा सके। सुशील कपूर ने अपनी कंपनी का एक प्लांट बद्दी हिमाचल प्रदेश में लगा रखा है, और अब वो इसका विस्तार करना चाहते हैं, और इसको जम्मू कश्मीर भी एक प्लांट लगाकर वहाँ भी वहाँ के विकास में अपना योगदान देने के लिए वो आगे आए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। और इन सभी अच्छी खबरों के बीच एक और खबर ये है कि मालदीव ने भारत के इस पूरे कदम का समर्थन किया है, और उसने ये कहा है UAE की तरह से कि ये जो मामला है भारत का आंतरिक मामला है, और इस मामले पर दखलंदाजी करने का हक किसी को भी नहीं है। भारत को हक है कि वो अपने किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सके और वहाँ पर नियम कानून बना सके। ऐसा ही एक ट्वीट किया है नीदरलैंड के एक सांसद हैं जीट वाइल्डर्स ने, और उन्होंने कहा है कि भारत एक 100% डेमोक्रेसी है, फुल डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान 100% एक टेरर स्टेट है। सो द चॉइस इज़ ईजी, वेलकम होम कश्मीर। यानी कि जो विकल्प है वो आसान है, और कश्मीर में आपका स्वागत है। सीधे तौर पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया से मिल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। कल जब एक ऑल पार्टी मीटिंग थी, तो वहाँ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान इतने ज़्यादा झल्ला गए थे, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने शहबाज शरीफ जो विपक्षी पार्टी के नेता है, उनको ये कह दिया था कि आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हो, जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्या मैं भारत के ऊपर आक्रमण कर दूं? आप क्या चाहते हैं? तो इसको लेकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि नहीं, युद्ध कोई हल नहीं है, और 3 युद्ध पहले हो चुके हैं जिनका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। यानी पाकिस्तान भी मानता है कि भारत के साथ युद्ध करने से उसको हमेशा क्षति हुई है, मुंह की खानी पड़ी है। उसके बावजूद उसका जो जनरल है कंवल बाजवा, वो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम इसके लिए जंग लड़ने को भी तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा, और फवाद चौधरी ने भी ये कहने की कोशिश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना था कि मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ कि भारत को इस मामले में दबाव में लाया जा सके। हमने मुस्लिम कंट्रीज से बात करने की कोशिश की, UAE, मालदीव जैसे देशों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी हमको कोई सकारात्मक मदद मिलती नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा व्यंग किया कि आप जो पाकिस्तान के हितों को लेकर अमेरिका गए थे भीख मांगने के लिए,
ट्रम्प कार्ड चलने के लिए, वो ट्रम्प कार्ड की जगह ये तो मोदी का ट्रैप कार्ड हो गया। यानी कि आप मोदी के जाल में फंस गए और मोदी ने अपना काम कर दिया। सीधे तौर पर वहाँ का विपक्ष हो या पक्ष हो, सब के सब खौफ में हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने जो कुछ किया है वो उनके अधिकारों का हनन है। लेकिन इसको लेकर यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने स्पष्ट कर दिया है, एंटोनियो गुतेरेस ने, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। हालांकि उनके प्रवक्ता दुजारेक ने कहा था कि हम पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और हम ये अपील करना चाहते हैं दोनों पार्टियों से कि एलओसी के ऊपर कोई भी तनाव न बढ़ाएं, किसी भी तरीके का अतिरेक न करें, क्योंकि उन्हें खबर ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से सेना को, जो पूर्वी सेना है पाकिस्तान की और भारत की जो पश्चिमी सेना पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पाकिस्तान अपनी आर्मी की संख्या बढ़ाने लगा है। और जैसा कि पहले ही पता था, भारत ने वहाँ तैयारियां पहले से कर रखी हैं। इसको लेकर यूएन सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के जो प्रवक्ता है दुजारेक, उन्होंने कहा कि इस तरीके का तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, हम पूरी स्थिति को देख रहे हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। निश्चित तौर पर भारत की बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि यूएन को लेकर भारत के अंदर भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाने की कोशिश की थी और इसका स्पष्ट जवाब दिया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कि यूएन का जो रिजोल्यूशन था, जो पैक्ट था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको पाकिस्तान ने 1965 में ही तोड़ दिया था, क्योंकि उस पैक्ट में ये था कि दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध छेड़कर उसका उल्लंघन किया और उसके बाद 71 और उसके बाद में भी ये सब किया। तो वो जब पैक्ट 65 में टूट चुका है तो हम उसके तहत किसी भी बाध्यता के लिए विवश नहीं हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपनी दूसरी सरकार के पहले ही सत्र में जिस तरीके से यह मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और जम्मू कश्मीर से 3 दिनों के अंदर छिटपुट घटनाओं के बाद अब पूरी तरीके से वहाँ शांति है, तीनों सेक्टर्स में शांति है। और चूंकि अब वहाँ पर भारत के सभी नियम कानून कायदे लागू हो चुके हैं, इसलिए किसी भी तरीके की परेशानी अब आगे होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत की जो सेनाएं हैं, भारत के जो अर्धसैनिक बल हैं, भारत की जो पुलिस है, वो हर किसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और सक्षम भी है। यही वजह है कि 3 दिन से जो हल्ला मचा रहे थे लोग, उनके अब स्वर भी धीमे पड़ने लगे हैं। हालांकि कुछ वामपंथियों ने इसका विरोध अभी भी जारी रखा हुआ है, लेकिन वामपंथियों का विरोध कितना है ये सभी जानते हैं। वामपंथी भारत से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के ही युवा नेताओं ने इस बात का समर्थन किया, जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी अपने अंदर विद्रोह से बचने के लिए इस पूरे मामले को शांत रखना चाहेगी। और यही वजह है कि संसद में भी कई पार्टियों ने इसके खिलाफ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब समर्थन करने की बात लोकसभा अध्यक्ष ने उठाई तो सभी पार्टियां बगले झांकती नजर आई। और समाजवादी पार्टी जो सवाल उठा रही थी वो भी ये कहकर बाहर निकल गई कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने समर्थन नहीं दिया, वोटिंग नहीं की। यानी सीधे तौर पर इसका कोई भी आलोचना करने से अब बच रहा है। लेकिन सवाल है कि बॉलीवुड के अंदर जो लोग हर बात के ऊपर, और खासकर जो अवार्ड वापसी गैंग वाले जावेद अख्तर या तीनों खान जैसे लोग हैं, वो अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं बोले हैं। उन्होंने अभी तक इस पर खुशी नहीं जताई है और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ा ही एक यक्ष प्रश्न है कि ये लोग कब तक इंतजार करेंगे। हालांकि कंगना रनौत जैसे लोगों ने, परेश रावल जैसे लोगों ने इस बात की प्रशंसा की है, रवीना टंडन ने इसके ऊपर बधाई दी है, अनुपम खेर ने इस पर बधाई दी है। लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि वो तीनों खान और जावेद अख्तर जैसे लोग, शबाना आजमी जैसे लोग भारत के लिए गए इस बड़े फैसले पर क्या कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।